क्या कांग्रेस को बिना देर किए अब गणेश गोदियाल को लोकल बॉडी इलेक्शन की बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? क्योंकि जिस ढर्रे पर पिछले 2 साल से कांग्रेस का प्रदेश संगठन काम कर रहा है, उस हालात में बीजेपी से मुकाबला करती कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। गणेश गोदियाल जिस अंदाज में मंगलसूत्र के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, यह बताता है कि गणेश गोदियाल की सियासत अब सिर्फ गढ़वाल तक रुकने वाली नहीं है, बल्कि 2027 उनकी निगाहों में है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। कल्पना करिए 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही थी। हरिद्वार में कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज हरीश रावत अपने पुत्र के सारथी की भूमिका में उलझे हुए थे, और हरीश रावत न सिर्फ हरिद्वार में खुद उलझे हुए थे, वो कांग्रेस को भी उलझाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। हरीश रावत ने हरिद्वार में जिस तरह से कैंपेन कांग्रेस के पक्ष में करते करते जो बयानात दिए, उन बयानों ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं जब हरीश रावत ठीक प्रचार के बीच मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस सुस्त और आलसी हो गई है, बीजेपी को मानो इसी मौके का इंतजार था। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पूर्व में हरीश रावत ने जो कशीदाकारी की थी, वो तमाम बयान निकाल लिए और सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दिए। तो तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, गढ़वाल में बीजेपी की दिल्ली से देहरादून तक पूरी ताकत लगी हुई थी, वहां अकेले गणेश गोदियाल मोर्चा संभाले हुए थे। नजारा इस तरह था कि एक तरफ पूरी बीजेपी की प्रचार सेना थी, तो दूसरी तरफ अकेले गणेश गोदियाल खड़े हुए थे। कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिल बलूनी को जिताने की अपील करते हैं, और कहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल के विकास की गारंटी लेते हैं। तो राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि इशारे समझने वालों के लिए बहुत कुछ है कि आप एक सांसद नहीं चुनेंगे, अगर आप अनिल बलूनी को वोट देंगे तो मोदी कैबिनेट के यानी एक भविष्य के मंत्री के तौर पर अनिल बलूनी का प्रोजेक्शन किया जाता है। तो दूसरी तरफ हरीश रावत जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, वो न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उनको हरिद्वार पर इसलिए भी रुकना पड़ा, इसलिए भी हरिद्वार पर अपने बेटे के पक्ष में ही प्रचार करते रहना पड़ा, क्योंकि उनको बाकी 4 सीटों से प्रचार के लिए बुलावा ही नहीं आया। यानी किस तरह से हरीश रावत अपने अंदाज में कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, तो कमजोर कांग्रेस में गणेश गोदियाल अपने फाइटिंग नेचर से जान फूंक रहे थे। कि हमारा कोई भी पत्रकार भाई कितना भी शालीनता के साथ, मतलब कोई गाली गलौज करे तो अच्छी बात नहीं है, पर शालीनता के साथ कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे उसका स्वागत है। ये हम में काबिलियत होनी चाहिए कि हमें उनके प्रश्नों का जवाब किस रूप में देना है। तो मंगलसूत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर जब प्रदेश नेताओं के बोल नहीं फूट रहे थे, तब गणेश गोदियाल सीधे आरोप लगाते हैं कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से मोदी रिजीम में सोने के भाव दोगुने से ज्यादा हो गए हैं, ये आम आदमी के लिए मंगलसूत्र खरीदना मुहाल हो गया है। तब प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पर सियासत शोभा नहीं देती। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है, माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। तो मंगलसूत्र बनाए कहां से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 10 साल के शासनकाल में सोना आज 78,000 रुपए तोले पर पहुंचा हुआ है, और अगर बनवाई लगाएं, उसकी जो मेकिंग चार्ज होते हैं, जो और भी चीजें होती हैं, अगर वो लगाएं तो 80 से कम तो नहीं पड़ेगा। तो आज दोगुने से भी ज्यादा कीमत आपके 10 साल में आपने कर दी, और आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ये बताता है कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल बैटिंग कर रहे हैं, वो 2027 को अपनी निगाहों में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2022 की लड़ाई से पहले हरीश रावत ने अपनी सियासत चमकाने के अंदाज में गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनवाया, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते होते गणेश गोदियाल का मानो इस राजनीतिक इस्तेमाल होने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। क्या कांग्रेस आलाकमान आंखें खोलेगा और वो देखेगा कि किस तरह से उत्तराखंड की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव लड़ा है? ऐसे दौर में जब कांग्रेस के शत्रु चाहे हरीश रावत हो जो हरिद्वार में उलझ कर रह गए थे, हरक सिंह रावत जो अपने आप को शेर गढ़वाल कहलाना पसंद करते थे, वो अपने घर में नजरबंद होकर बैठ जाते हैं, तो यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जिन पर दारोमदार है कि वो प्रदेश में बीजेपी की नीतियों की कड़ी मुखालफत करें और सड़क से लेकर सदन तक उनकी घेराबंदी करें, वो नैनीताल में दाएं बाएं नजर आ रहे थे। और उसके
बाद जिस तरह से प्रीतम सिंह हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी 2-4 जगह जौनसार क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। यानी महज रस्म अदायगी जब कांग्रेस के तमाम शत्रु कर रहे थे, तब गणेश गोदियाल अकेले मोर्चा ले रहे थे। और अब जिस तरह से गणेश गोदियाल ने कोशिश की चुनाव खत्म होने के बाद भी वो रुद्रप्रयाग और जोशीमठ चमोली की तरफ जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, वो इशारा देने की कोशिश करते हैं कि वो गढ़वाल के थे, गढ़वाल के हैं और गढ़वाल में ही रहेंगे। गढ़वाल में जिस तरह से 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे और फिर राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के इकलौते विधायक भी पाला बदलकर बीजेपी में चले जाते हैं, यानी पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का नाम लेवा एक विधायक नहीं बचता है। वहां गणेश गोदियाल ने जमीनी मुद्दों को पकड़कर जिस तरह से चुनावी व्यूह रचना की, उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वोटिंग खत्म होने के बावजूद गोदियाल ने कांग्रेस के समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं में उस अंदाज में जान फूंक दी है कि जब दिल्ली से अजय कोठियाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कभी देखी नहीं होगी, वो दिल्ली में जब अनिल बलूनी से मुलाकात कर ये कहते हैं कि वो दिल्ली में अनिल बलूनी से मिले, तो गोदियाल समर्थक तुरंत ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अनिल बलूनी दिल्ली वाला प्रत्याशी था और अब वो दिल्ली में। हालांकि बाद में अनिल बलूनी समर्थकों ने अपने तरीके से भी जवाब दिया और अनिल बलूनी एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश करते हैं जब वो ये कहते हैं कि जो चुनाव प्रचार के दौरान जो भी उनको शॉल और सम्मान में जो सामग्री उनको मिली थी, वो कोटद्वार में दिव्यांग आश्रम में बांट देते हैं, जो एक अच्छी चीज भी है। यानी अपने तरीके से गढ़वाल में भले वोटिंग खत्म हुई हो, लेकिन गोदियाल समर्थक और बलूनी समर्थकों की जो सियासी वार पलटवार है वो अभी भी जारी है। यह कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि जब हरिद्वार में हरीश रावत लगातार कांग्रेस में सुस्ती और आलसीपन ढूंढ रहे थे और कांग्रेसियों को कोस रहे थे, तब गोदियाल ने उन्हीं कांग्रेसियों को रिचार्ज किया, उनमें नए जोश का संचार किया और वो अपने तरीके से बीजेपी, ताकतवर बीजेपी से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है। नतीजा भले जो रहे, बाकी सीटों पर भी जो गोदियाल और अनिल बलूनी की लड़ाई थी, वैसी लड़ाई नजर नहीं आई। तो बड़ा सवाल यह कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसी दौरान हमें यह समझना होगा कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार कह चुकी है कि अब वो लोकल बॉडी इलेक्शन है, स्थानीय निकाय चुनाव है, उनको और आगे पोस्टपोन नहीं करेगी और तय समय पर कराएगी। तो क्या समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व को अब जागना चाहिए उत्तराखंड को लेकर के, और लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरह जो इमोशनल, जो कहते हैं कि सियासत में भावनाएं बड़ा काम आती हैं, और 2022 में श्रीनगर के विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी अंतर से हार गए गणेश गोदियाल के पक्ष में, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भावनाओं का ज्वार भी देखने को मिला, वो सहानुभूति भी देखने को मिली। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने कैंपेन करके पूरे उत्तराखंड में मैसेज देने की कोशिश की है कि कम से कम गढ़वाल में कांग्रेस जोश में है और वो अपने अंदाज में बीजेपी से लड़ रही है, तो क्या लोकल बॉडी इलेक्शन में गणेश गोदियाल को कांग्रेस आगे करेगी, उनके पक्ष में जो माहौल बना है उसको भुनाने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी जो होने वाली है और कांग्रेस के लिए भी होने वाली है, वो है बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव। उपचुनाव मंगलौर में भी होना है, लेकिन जो बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, जो राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के जो विधायक थे उन इस्तीफा देकर के विधानसभा से अब वो बीजेपी में गए हैं, वहां जो उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव को गणेश गोदियाल एक तरह से कांग्रेस की और अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव भी बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए और उसके बाद बद्रीनाथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बेचैनी भी देखी गई, और बेचैनी महेंद्र भट्ट के चेहरे पर भी देखी जा सकती थी। और जिस तरह जोशीमठ में उनके आंसू निकल पड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तस्दीक करते हैं कि बद्रीनाथ को लेकर के वो किस हालात से गुजर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो, वहां गणेश गोदियाल की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व को बढ़ानी चाहिए। और जिस तरह से करण मारा पिछले 2 साल से काम करते रहे हैं, या लगातार जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आलसी और सुस्त बताने की जो हरीश रावत की स्ट्रेटजी रही है, अब कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को संभलना होगा। और गणेश गोदियाल ने जिस तरह से उत्तराखंड में जिस कांग्रेस को बेहद कमजोर माना जा रहा था चुनावी ऐलान से पहले, वहां एक लोकसभा क्षेत्र में जो माहौल गणेश गोदियाल ने बनाया है, उसका फायदा क्या कांग्रेस लोकल बॉडी इलेक्शन में उठा पाएगी? क्या बद्रीनाथ के उपचुनाव में उठा पाएगी? क्या मंगलौर के उपचुनाव में उठा पाएगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अपने अंदाज में गणेश गोदियाल ने मैसेज दे दिया है कि उनकी निगाहें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पे हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व की नजर गणेश गोदियाल पर पड़ती है? न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।